बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न मैथ्स एंड फन में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 फाइनेंशियल अरिथमेटिक का कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो हम देख लेते हैं कि कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है, कैसे किन तरीकों पे सॉल्व होता है। तो चलते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कंपाउंड प्रोपोर्शन में हम सबसे पहले देख रहे थे रेशो। इस पे रेशो, प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, इस पे मैंने एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट सिर्फ कंपाउंड प्रोपोर्शन समझाने के लिए मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसको आप देख लें, उसके बाद आप लोग कंपाउंड प्रोपोर्शन की तरफ हम लोग जाते हैं। तो रेशो क्या होता है? व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज और वी ट्राई टू फाइंड देयर रिलेशन टू ईच अदर। यानी दो क्वांटिटीज को जब हम लोग आपस में कंपेयर करते हैं या उसका हम लोग रिलेशन देखते हैं कि एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशो। रेशो का जो सिंबल है वो क्या है? रेशो का जो सिंबल है वो ये कॉलन है। यानी हम लोग कॉलन डाल लेते हैं, इंग्लिश का जो ये है कॉलन, तो इससे हम लोग रेशो शो करते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं ए रेशो बी। यानी ए का हम लोग कंपेयर करते हैं बी के साथ, या ए का रिलेशन हम देखते हैं बी के साथ। यानी ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं बराबर, या क्या इनका आपस में तनासुबात है, किस निस्बत से एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये हम चेक करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, जो पहली क्वांटिटी होती है, इसको हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट। और जो हमारे पास सेकंड टर्म है या सेकंड क्वांटिटी है, इसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। फर्स्ट टर्म जो है या फर्स्ट क्वांटिटी, इसको हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो सेकंड टर्म या सेकंड क्वांटिटी हमारे पास, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट। रेशो को हम लोग फ्रैक्शन की शेप में भी लिख सकते हैं, यानी ए बाय बी। इसमें जो फर्स्ट टर्म या फर्स्ट क्वांटिटी है उसको ऊपर लिखा जाता है, और जो सेकंड टर्म या सेकंड क्वांटिटी होती है उसको नीचे लिखा जाता है। जब ये फ्रैक्शन में आ जाता है तो ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला होता है, मतलब बटा के नीचे, या फ्रैक्शन बटा के जो फ्रैक्शन के जो नीचे होता है, इसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। तो उम्मीद है आपको ये रेशो समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इक्विवेलेंट रेशो। यानी इक्विवेलेंट रेशो क्या होता है? व्हेन टू रेशोज आर इक्वल टू ईच अदर। यानी जब दो रेशोज को हम आपस में देखते हैं, उनका हम लोग कंपेयर करते हैं या रिलेशन देखते हैं, और वो दोनों आपस में क्या हो? इक्वल हो, देन दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशो। तब वो दो रेशोज जो होंगी आपस में इक्विवेलेंट होंगे। यानी सिंगल रेशो हम लें तो उसको रेशो कहा जाएगा, मतलब उसकी आपस में क्वांटिटीज को देखा जाता है, कंपेयर किया जाता है कि वो दोनों, उनका आपस में क्या रिलेशन है। लेकिन जब दो रेशोज को आपस में कंपेयर किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? और वो दोनों आपस में बराबर निकले, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रेशो। फर्ज करें हमारे पास है ए रेशो बी, इसको हम चेक करते हैं सी रेशो डी के साथ। या फर्ज करें 2:4, इसको हम चेक करते हैं 2:4 के साथ। या इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल इस तरह कह दें कि 12:4, इसको हम चेक करते हैं 6:2 के साथ। यानी इसको जब हम सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो आपस में 4 1 4 और 4 3 12, और इसी तरह 2 1 2 और 2 3 6, तो इससे भी यही आ जाएगा। यानी ये दोनों आपस में बराबर है, यानी ए रेशो बी और सी रेशो डी आपस में बराबर हों, तो ऐसी रेशो को हम लोग क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रेशो। इसके बाद अगला पॉइंट आता है प्रोपोर्शन।
प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? प्रोपोर्शन इज अ सिंबल विच एक्सप्रेसेस द इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशोज। यानी प्रोपोर्शन क्या होता है? एक सिंबल होता है जिसमें हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, उसको शो करते हैं किस चीज़ को? इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशोज। यानी जिस तरह हमने ये ऊपर इक्विवेलेंट रेशो पढ़ा था कि दो रेशोज जब आपस में बराबर होती हैं तो उसको हम इक्विवेलेंट रेशो कहते हैं, उसको हम इक्विवेलेंट रेशो कहते हैं। इसी तरह उसको शो किस तरह किया जाता है? यानी फर्ज करें मैं कहता हूँ ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, लेकिन अब इसको मैं शो किस तरीके से करूँगा? वो मैं प्रोपोर्शन के ज़रिए करूँगा। यानी वो प्रोपोर्शन का जो सिंबल है वो हम लोग इसमें लगाते हैं, या हम लोग कह सकते हैं इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। यानी दो रेशो की बराबरी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। अब प्रोपोर्शन हम क्या करते हैं? वी यूज डबल कॉलन, यानी इंग्लिश के जो ये कॉलन है इसको क्या करते हैं? टू शो इक्वलिटी ऑफ रेशोज। यानी दो रेशोज को शो करने के लिए, बराबर शो करने के लिए हम लोग प्रोपोर्शन का या डबल कॉलन का ये हम लोग सिंबल यूज करते हैं। तो प्रोपोर्शन किस तरीके से शो की जाती है? फर्ज करें मैं कहता हूँ कि ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के। तो अब ये इक्वलिटी का जो निशान है इसको हम लोग किस तरीके से शो करेंगे? इसकी जगह हम लोग लगाएंगे ए रेशो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी। यानी ये जो निशान आ गया प्रोपोर्शन का, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल टू। तो इस प्रोपोर्शन में जो ये जो सेकंड और थर्ड टर्म है हमारे पास, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ टर्म है हमारे पास। तो जो सेकंड और थर्ड जो है बीच के जो हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे? मीन्स। और जो फर्स्ट और फोर्थ हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सट्रीम्स। यानी क्या मतलब कि जो बीच के जो हैं इसको आपस में हम लोग शो करेंगे, और जो फर्स्ट और फोर्थ जो हैं यानी साइडों के जो हैं टर्म जो हैं इनको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, सोल्व करेंगे। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फर्ज करें जैसे मैंने आपको रेशो में बताया था कि रेशो को आप लोग क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से इसको हम लोग किस तरीके से शो कर सकते हैं? यानी ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। यानी फर्स्ट फर्स्ट जो टर्म है उसको ऊपर और सेकंड को नीचे लिखा जाता है, इसी तरह फर्स्ट को ऊपर और सेकंड को नीचे लिखा जाता है दूसरी रेशो में। या इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए बी, इसको हम कंपेयर करेंगे सी और डी के साथ। तो इसमें हमारे पास क्या है? ये जो है ये वाली साइड, ये हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी हो जाएगी, ये पहली क्वांटिटी, और ये जो है ये हमारे क्वांटिटी टू हो जाएगी। ये पहली क्वांटिटी हो जाएगी और ये हमारे पास दूसरी क्वांटिटी हो जाएगी। यानी सिंपल, इसको हम लोग सिंपल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो सिंपल प्रोपोर्शन में अब हमारे पास दो क्वांटिटीज होती हैं, यानी क्वांटिटी वन और ये हमारे पास क्वांटिटी टू। अब हम चलते हैं प्रोपोर्शन की जो टाइप्स हैं दो, वो देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर कंपाउंड प्रोपोर्शन देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन में हमारे पास दो तरह की टाइप्स आ जाते हैं। एक को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, दूसरी को इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन देख लेते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? टू क्वांटिटीज विल बी कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यानी हमारे पास अगर दो क्वांटिटीज हैं, सिंपल प्रोपोर्शन में हमारे पास दो क्वांटिटीज होती हैं, तो जब दो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जब वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन बना रही होती हैं तो हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन कब बनाते हैं? व्हेन with the increase of one quantity the other quantity also increase।
जब एक क्वांटिटी को हम लोग बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी की भी तो वो इंक्रीज होती है। इसी तरह विद द डिक्रीज ऑफ वन क्वांटिटी, जब एक क्वांटिटी को हम डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, द अदर क्वांटिटी आल्सो डिक्रीज, तो जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती है। किस तरह? फर्ज करें इफ द रेशो ए बी इज द सेम एज द रेशो ऑफ सी डी, यानी हमारे पास एक रेशो है ए रेशो बी, अगर वो बराबर हो, सेम हो, किसकी तरह, सी रेशो डी, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनाती है, तो उसको हम लोग इस तरह शो करेंगे, ए रेशो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशो डी, यानी जिस तरह हमने ए रेशो बी लिखा है इसी तरह भी हम लोग सी रेशो डी लिखेंगे, यानी सेम फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी इसी तरह ये फर्स्ट और ये सेकंड हम लिखेंगे, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएंगे। तो मीन्स को हम आपस में सोल्व कर लेंगे और एक्सट्रीम को आपस में सोल्व कर लेंगे, या इसको इस तरह हम लोग लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी, इस तरह हम लोग लिखेंगे। या फर्ज करें अगर ये हम लोगों के पास फ्रैक्शन की शेप में है, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, या फर्ज करें अगर हमारे पास इस शक्ल में है ए बी, इसको हम देखेंगे सी और डी के साथ। अगर इस शेप में है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, अगर फ्रैक्शन की शक्ल में है तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बी जो है सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इस तरीके से मीन्स आपस में और एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद हम इनवर्स प्रोपोर्शन देख लेते हैं, सेकंड टाइप देख लेते हैं प्रोपोर्शन की। टू क्वांटिटीज विल बी कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी दो क्वांटिटीज को हम तब आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन कहेंगे व्हेन विद द इंक्रीज ऑफ वन क्वांटिटी द अदर क्वांटिटी डिक्रीज, यानी एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी एक को अगर हम बढ़ाएंगे दूसरी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कम होगी। इसी तरह विद द डिक्रीज ऑफ वन क्वांटिटी, जब हम एक क्वांटिटी को डिक्रीज करेंगे यानी कम करेंगे, द अदर क्वांटिटी इंक्रीज, यानी उस पर असर पड़ेगा, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किस तरह? इफ द रेशो ए बी इज इनवर्स ऑफ द रेशो सी डी, यानी हमारे पास दो रेशोज है, ए रेशो बी और सी रेशो डी, तो सी रेशो डी जो है ये क्या है, ए रेशो बी के इनवर्स है, तो हम किस तरह लिखेंगे, ए रेशो बी को तो हम सेम इट इज लिख देंगे, जैसे है वैसे ही लिख देंगे, लेकिन इसका जब हम प्रोपोर्शन बनाएंगे सी रेशो डी के साथ तो इसको हम लोग इन्वर्स कर देंगे, इसको हम लोग उलट कर देंगे, डी जो है सी की तरफ आ जाएगा और सी जो है डी की तरफ चला जाएगा, यानी इन्वर्स हो जाएगा, ए रेशो बी के इन्वर्स हो जाएगा, डी रेशो सी बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मीन्स हैं आपस में सोल्व करेंगे और एक्सट्रीम जो है इनको आपस में सोल्व करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई डी, यानी बी जो है डी के साथ अब मल्टीप्लाई होगा और ए जो है सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। या इसको हम इस तरह अगर लिखें, फ्रैक्शन की शक्ल में लिखें, तो लिखेंगे ए रेशो बी इज इक्वल टू डी रेशो सी, यानी पहले हम सी रेशो डी लिख देते हैं, अब डी रेशो सी लिखेंगे क्योंकि ये आपस में इन्वर्स हो गए हैं। तो इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और बी को डी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। या अगर हम लोग इस तरह लिखते हैं ए बी, इसको हम देखते हैं सी और डी के साथ, तो हम लोग इनवर्स में क्या करेंगे कि आप आमने सामने आपस में
मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ए जो है सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी जो है डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये थे टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। चलते हैं अब कंपाउंड प्रोपोर्शन की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक था। ये जो सारा मैंने समझा है, इसका मकसद ये था कि आप लोगों को कंपाउंड प्रोपोर्शन आसानी से समझ आ सके। तो देखते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर प्रोपोर्शंस इज नोन एज कंपाउंड प्रोपोर्शन। यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा प्रोपोर्शन के बीच में रिलेशनशिप देखा जाता है। तो कंपाउंड असल में मुरक्कब को कहा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा जब प्रोपोर्शन एक जगह पे जमा हो जाएं तो उसको हम लोग कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन हम लोगों ने देखा था कि इक्विवेलेंसी चेक करता है दो रेशो के दरमियान, और दो रेशो जो रेशो होती है वो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप चेक किया जाता है। यानी दो क्वांटिटीज़ के बीच में अगर आप रिलेशनशिप चेक करेंगे तो उसको रेशो कहा जाता है, और दो रेशो के दरमियान इक्विवेलेंसी आप या रिलेशनशिप चेक करेंगे तो उसको प्रोपोर्शन कहा जाता है। और जब दो या दो से ज़्यादा प्रोपोर्शंस के बीच में आप लोग रिलेशनशिप चेक करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड प्रोपोर्शन। इन कंपाउंड प्रोपोर्शन टू और मोर क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व्ड। यानी जो कंपाउंड प्रोपोर्शन जो होता है उसमें दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। किस तरह? फर्स्ट करें, लेट एक्स बी द क्वांटिटी रिक्वायर्ड। यानी एक्स हमारे पास एक क्वांटिटी है, एक नंबर है जिसको हमने फाइंड करना है। तो हम लोगों ने सिंपल प्रोपोर्शन में पढ़ा था कि उसमें दो क्वांटिटीज होती हैं। जैसे फर्ज करें क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2। लेकिन जो हम लोग कंपाउंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें दो से ज़्यादा होती हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वांटिटी 3। तो फर्ज करें हमारे पास ए बी सी डी ई और एक्स हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं। जो इसमें ए बी सी डी ई, तो ये सब हमारे क्या हैं? इसको हम लोग नॉन क्वांटिटीज़ कहेंगे, यानी ये हम लोगों को मालूम होती हैं पहले से। और जो इसमें ये जो एक्स है इसको हम क्या कहेंगे? अननोन क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या होती है? अननोन क्वांटिटी होती है, इसको हम लोगों ने फाइंड करना होता है। तो इसको फाइंड करने के लिए कंपाउंड प्रोपोर्शन जो है उसके चार केसेस हैं जिसके ज़रिए हम लोग एक्स को फाइंड कर सकते हैं। कंपाउंड प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्स होता है, अननोन क्वांटिटी होती है, उसको हम लास्ट में हमेशा रखते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको लास्ट में रखा जाए। उसके बाद जो क्वांटिटी 1 है और क्वांटिटी 2, उसका हम लोग जो एक्स जिस क्वांटिटी में होती है उसके साथ हम रिलेशनशिप चेक करते हैं। यानी फर्ज करें क्वांटिटी 3 में हमारे पास अननोन वैल्यू है, एक्स हमारे पास क्वांटिटी 3 में है, तो हम क्वांटिटी 1 का क्वांटिटी 3 के साथ और क्वांटिटी 2 का भी क्वांटिटी 3 के साथ ही रिलेशनशिप चेक करेंगे। क्वांटिटी 1 और 2 को अक्सर हम लोग नहीं चेक करते आपस में। 1 को 3 के साथ और 2 को 3 के साथ चेक किया जाता है जब हमारे पास 3 में अननोन वैल्यू हो, अननोन क्वांटिटी हो तब। तो इसको फाइंड करने के चार केसेस हैं। तो चलते हैं पहले केस की तरफ, वो सीख लेते हैं। केस नंबर 1 है हमारे पास। केस जो है मेथड को भी कहा जाता है, रूल को भी कहा जाता है, यानी किस मेथड या किस रूल के ज़रिए, किस केस के ज़रिए हम लोग इसको फाइंड करेंगे एक्स वैल्यू को। तो केस नंबर 1 है हमारे पास, अगर इफ क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 3, अगर क्वांटिटी 1 यानी ये वाली और क्वांटिटी 3 जिसमें एक्स होता है अननोन जो क्वांटिटी होती है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि
अगर एक वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो दूसरी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है, या एक को अगर हम डिक्रीज करें तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती है। तो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3 इस तरह है, अगर क्वांटिटी 1 भी इंक्रीज हो रही है तो इस क्वांटिटी 3 भी इंक्रीज होगी, या अगर क्वांटिटी 1 जो डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी 3 भी डिक्रीज हो रही है। इसी तरह एंड क्वांटिटी 2 एंड क्वांटिटी 3, जो क्वांटिटी 2 और 3 है ये भी क्या है, आर आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो ये दोनों भी आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन बना रहा है। ये भी इसी तरह है कि एक को इंक्रीज करो दूसरी भी इंक्रीज होगी, दूसरी को एक को डिक्रीज करो दूसरी भी डिक्रीज होगी। देन वी विल यूज दिस रूल। तो हम लोग क्या करते हैं, इस रूल को यूज करते हैं। यानी फर्ज करें हमारे पास क्वांटिटी 1 है, क्वांटिटी 2 है और क्वांटिटी 3 है, ए बी सी डी ई और एक्स। तो 1 और 3 को अगर हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो x है इसमें आप चाहे हम लोग एरो मेथड के ज़रिए इसको हम सीखने की कोशिश करते हैं कि एरो मेथड क्या होता है। यानी एरो के निशान के ज़रिए हम लोग मालूम करेंगे कि कौन सी इंक्रीज़ हो रही है, कौन सी डिक्रीज़ हो रही है। तो एरो के निशान में आप इस तरह कर सकते हैं कि चाहे ऊपर एरो का निशान लगाएं या नीचे की तरफ लगाएं। इसके ज़रिए आप x को मालूम कर सकते हैं बाकी क्वांटिटीज़ के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ लगा लेते हैं, x की तरफ हम टेल लगा देते हैं और c की तरफ हम लोग हेड लगा लेते हैं। इसका मतलब है कि फ़र्ज़ करें ये इंक्रीज़ हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी 1 के साथ भी चेक कर लेते हैं। तो क्वांटिटी 1 भी इंक्रीज़ होगी अगर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इसको भी हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज़ की तरफ लगा लेंगे। और क्वांटिटी बी और सी को अगर हम चेक करें और वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो बी जो है, सॉरी, क्वांटिटी 2 और 3 को अगर हम चेक करें तो क्वांटिटी 2 जो है वो भी इंक्रीज होगी अगर 3 जो है इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन बना रहे हैं। तो इसको भी हम नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज की तरफ लगा लेते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये तीनों का आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि तीनों के जो एरोज हैं ये आपस में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर की जो x जिसमें क्वांटिटी में आता है उसको हम इक्वल के एक साइड पे ले लेते हैं, और जो बाकी दो क्वांटिटीज हैं उसको हम लोग इक्वल के दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि जो टेल है इसको x को हम लोग ऊपर की तरफ लिख लेते हैं, x बाय c जो है जिधर हेड आ रहा है इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ लिख लेते हैं। इसी तरह इनको भी इसी तरह लिख लेंगे, यानी जो टेल है इसको ऊपर लिख लेंगे और हेड वाले को नीचे लिख लेंगे, यानी डी बाय ए। मल्टीप्लाई कर देंगे इस दूसरे के साथ, यानी टेल वाले को ऊपर लिख लेंगे और हेड वाले को नीचे लिख लेंगे, ई बाय बी। यानी डी को ई के साथ और ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें ये मालूम हो जाएगा एक्स बाय सी। या अगर आप इस तरीके से लिखना चाहें कि जिस तरह लिखे गए हैं इसी तरह लिखे जाएं, यानी सी को ऊपर और एक्स को नीचे, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सी बाय एक्स इज इक्वल टू, अब ये जैसे हमने हेड वाला ऊपर लिख लिया टेल वाला नीचे, इसी तरह अब ये हेड वाला ऊपर लिखा जाएगा ए बाय बी मल्टीप्लाई बी बाय ए, यानी हेड ऊपर लिख लिया और टेल को हम लोगों ने नीचे लिख लिया, तो भी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं आएगा। इसको हम एक और एग्जांपल के ज़रिए चेक कर लेते हैं कि अगर हम लोग क्वांटिटी 1 और सी को आपस में चेक करें, ए और डी को हम चेक कर रहे हैं, ए बाय डी और सी बाय एक्स को हम लोग चेक कर रहे हैं, ये आपस में जैसे ये इंक्रीज़ हो रहा है ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोगों ने सीधा सीधा लिख दिया। जैसे हम लोग प्रोपोर्शन में हम चेक करते थे कि अगर डायरेक्ट है तो इसको हम लोग बराबर ले लेते थे,
ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों आपस में बराबर हैं। एंड क्वांटिटी 2 और 3 को भी देखना, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, तो ये भी आ जाएगा b बाय इज इक्वल टू c बाय एक्स। तो जो इसमें x जो आ रहा है, इन दोनों को हम लोग यानी इसको और इसको आपस में कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लिख लेंगे c बाय एक्स, और जो ये दो हैं ये और ये, इनको आपस में a बाई डी मल्टीप्लाई b बाय ई कर लेंगे, यानी यही फार्मूला हमारा फिर से बन जाएगा। या अगर फर्ज करें इस तरीके से आप लेते हैं कि ए और डी को हम लोग चेक करते हैं सी एक्स के साथ, यानी ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी आपस में इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बना रहे हैं। इसी तरह बी और ई जो है इसको हम लोग चेक करते हैं सी और एक्स के साथ, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी आपस में इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपस में क्या बना रहे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बना रहे हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था कि इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए को एक्स के साथ और सी को डी के साथ। इस तरह ये दोनों भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन बना रहे हैं, तो बी को एक्स के साथ और सी को ई के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे क्या आ जाएगा, ए और एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे सी और डी के साथ बराबर हो जाएंगे। इसी तरह जो बी और एक्स है ये बराबर हो जाएंगे सी और ई के साथ, ये डी मल्टीप्लाई सी हो जाएगा और ये हो जाएगा ई मल्टीप्लाई सी, क्योंकि जो कॉमन है इसको हम लोग बाहर लिखेंगे, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और ये दोनों आपस में बराबर देख लेंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होके ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू सी बना देंगे, क्योंकि इन दोनों में हम एक सी ले लेंगे। इसी तरह इन दोनों को आपस में बराबर ले लेंगे, यानी ये आ जाएगा एक्स कॉमन आ जाएगा और ये डी बाय डी मल्टीप्लाई ई आ जाएगा, ये आपस में इधर बराबर आ जाएंगे, तो ये हमारे पास यही फार्मूला बन जाएगा। इसके बाद केस नंबर 2 आता है हमारे पास, इफ क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 3 आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3 जो है ये आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन बना रहे हैं, एंड क्वांटिटी 2 एंड क्वांटिटी 3 आर इनवर्सली प्रोपोर्शन, यानी जो 2 और क्वांटिटी 3 जो है वो आपस में क्या बना रहे हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन बना रहे हैं। 1 और 3 तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बना रहे हैं, लेकिन 2 और 3 जो है वो इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन बना रहे हैं। देन वी विल यूज दिस रूल, तो हम लोग क्या करते हैं, ये रूल इस्तेमाल करेंगे, यानी क्वांटिटी 1 2 3 के लिए ए बी सी डी ई एक्स लिख देंगे, तो वही एरो मेथड के जरिए हम चेक करते हैं कि फर्ज करें नीचे से हम लोग एक्स की तरफ हम लोगों ने टेल रख दिया, सी की तरफ हेड रख दिया, तो इस एरो के निशान से हम लोग इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वांटिटी 1 को जब एक्स के क्वांटिटी 3 के साथ हम चेक करते हैं तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी इसमें इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो इसमें भी इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो ये आपस में आप बराबर हैं, तो इसलिए ये भी नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग एरो बना देते हैं, यानी ये एरो चाहे ऊपर से नीचे बनाए या नीचे से ऊपर बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि फ़र्ज़ करें ये ऊपर हमने बनाया तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये भी नीचे से ऊपर बनेगा, अगर हम लोग इसको नीचे की तरफ बनाते तो ये भी नीचे की तरफ बनता, कोई फ़र्क ना पड़ता। लेकिन जो क्वांटिटी 2 और 3 है ये आपस में इनवर्स हैं, यानी अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ एरो का निशान आ जाएगा, यानी इसके ज़रिए हमें पता चल रहा है कि अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है, उसका उलट चल रहा है, तो इससे हमारे पास क्या फार्मूला आ जाता है, फर्ज करें ये हम लोग ले लेते हैं एक्स बाय सी, यानी ये हमने टेल और हेड वाला काम किया कि ये टेल हमने ऊपर लिख दिया, हेड नीचे, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल के दूसरी साइड पे हम क्या करते हैं, टेल और हेड वाला काम करते हैं, यानी जो टेल होगी उसको हम ऊपर लिख लेंगे, हेड को हम नीचे लिख लेंगे, यानी ये आ जाएगा डी बाय ए मल्टीप्लाई बाय, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेल जो है वो ऊपर है उसको हम लोग ऊपर ही लिख लेंगे
और जो हेड है वो नीचे, इसको हम लोग नीचे ही लिख लेंगे। यानी ये जो हो गई ये वैल्यू आपस में सी के साथ इन्वर्स हो गई है। या अगर इसको हम इस तरह लिखना है कि हेड वाले को ऊपर ही लिखना है, टेल वाले को नीचे लिखना है, तो ये भी इसी तरह हो जाएगा, हेड वाला ऊपर आ जाएगा, टेल वाला नीचे आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। यहाँ पे जो ई है वो नीचे हेड की तरफ है, तो इसको हम लोग ऊपर कर देंगे, और जो बी है वो टेल की तरफ है, इसको हम लोग नीचे कर देंगे। तो इससे भी हमारा रूल जो है सॉल्व हो जाएगा। या अगर फर्ज करें हमारे पास इस तरीके से है कि हम लोग यही काम करते हैं कि डी और ए ले लेते हैं, डी ए इज इक्वल टू इस सी एक्स के साथ हम देखते हैं, और टेल और हेड वाला काम करते हैं कि एक्स और सी हो जाएगा। जिस तरह ये नीचे से ऊपर, इस तरह ये भी नीचे से ऊपर हो गया। और दूसरी साइड पे हम लोग एक्स और इसको देख लेंगे कि जो है ये अब उल्टा हो जाएगा। यानी ये जो टेल है ये ऊपर, ये हेड है नीचे है, तो ये आ जाएगा बी इज इक्वल टू एक्स सी। तो ये दोनों आपस में हम लोग कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी डी बाई ए मल्टीप्लाई बी बाई ई इज इक्वल टू एक्स बाय सी, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग ए क्वांटिटी 1 और 3 को अगर हम लोग कंपेयर करें, इसी तरह बी क्वांटिटी 2 और 3 को हम लोग कंपेयर करें, यानी बी सी और एक्स, सॉरी ई और एक्स, तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों आपस में डायरेक्ट थे तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये जो थे ये इन्वर्स है, तो इन्वर्स में हमने पढ़ा था कि आमने सामने आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इन दोनों से आ जाएगा ए मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई सी। इस तरह यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, ए मल्टीप्लाई एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा बी मल्टीप्लाई सी। तो ये दोनों आपस में और इन दोनों को आपस में हम लोग लिख लेंगे। यानी ये ए और ई बराबर होंगे सी के, और ये बी और डी बराबर होंगे एक्स के। यानी क्या मतलब कि ए और ई जो हैं ये बराबर होंगे सी के, सॉरी ई ऊपर ही आएगा, और जो डी और बी जो हैं ये बराबर होंगे एक्स के। इसके बाद केस नंबर 3 में हम लोग देखते हैं, इफ क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 3 आर इनवर्सली प्रोपोर्शन बट क्वांटिटी 2 एंड 3 आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी क्या मतलब कि क्वांटिटी 1 और 3 तो इस दफ़ा इन्वर्स हो गए, लेकिन जो 2 और 3 जो है वो क्या हो गए, आपस में डायरेक्ट हो गए। तो हम क्या करते हैं, देन वी विल यूज दिस रूल। तो फर्ज करें अगर हम वही एरो वाला मेथड यूज करते हैं कि एक्स और सी को हम लोग कंपेयर करते हैं क्वांटिटी 1 और 2 के साथ, तो इस दफ़ा क्वांटिटी 1 और 3 जो है आपस में इन्वर्स है। तो इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं, अगर ये एरो जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा, और जो क्वांटिटी 2 जो है वो 3 के साथ आप देखेंगे तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बना रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये नीचे से ऊपर की तरफ एरो जा रहा है तो ये भी नीचे से ऊपर की तरफ एरो जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या रूल बन जाएगा, एक्स बाय सी हम लोग ले लेते हैं एरो मेथड वाला, ए बाय डी मल्टीप्लाई ये हो जाएगा ई बाय बी। यानी ई और ए और ई आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और डी और बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और हम इस तरीके से लिखना है कि सी और एक्स, यानी हेड और टेल करना है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, हेड ऊपर आ जाएगा और टेल नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, हेड ऊपर और टेल नीचे, इस तरीके से आ जाएगा। या फर्ज करें अगर हमें इसने इस तरीके से दिया हो कि ए बाय डी इज इक्वल टू, यहाँ पे इन्वर्स है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ए और डी लिए तो इसको हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ ले लेंगे, एक्स और सी ले लेंगे। इसी तरह एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर लेंगे ई बी, तो ये भी नीचे से ऊपर ही लेंगे। तो ये दोनों तो आपस में बराबर के एक साइड पे आ जाएंगे,
और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी ए बाय डी मल्टीप्लाई ई बाय बी, और ये जो दोनों थे ये कॉमन हो जाएंगे, इक्वल के दूसरी साइड पे एक्स बाय सी आ जाएगा। इसी तरह अगर फर्ज करें हमें दिया गया हो, यानी ए और सी अगर हम देखें, और इसी तरह डी एक्स हो जाएगा, और दूसरी साइड पे हम क्या करते हैं, बी रेशो सी और ई रेशो एक्स, इस तरह हम कंपेयर कर लेंगे। तो ये दोनों तो इस दफ़ा इन्वर्स हैं, तो इसलिए इसको आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये डायरेक्ट है तो इसको हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब एक्स वाले को हम लोग एक साइड पे लिख लेंगे, डी मल्टीप्लाई एक्स, ये बराबर आ जाएगा ए मल्टीप्लाई सी के। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, बी मल्टीप्लाई एक्स इसको इधर लिख लेंगे, और ई मल्टीप्लाई सी एक तरफ लिख लेंगे, कि ये दोनों आपस में इनको आपस में लिख लेंगे और इसके साथ बराबर ले लेंगे, और इन दोनों को आपस में लिख के एक दूसरे इसके साथ बराबर ले लेंगे। यानी क्या मतलब कि ए मल्टीप्लाई ई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और इसी तरह बी मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। इसके बाद कंपाउंड प्रोपोर्शन का जो लास्ट केस है, केस नंबर 4, इफ क्वांटिटी 1 and quantity 3 are inversely proportional and quantity 2 and quantity 3 are also inversely proportional, then we will use this rule। यानी क्वांटिटी 1 और 3 जो है वो भी इन्वर्स प्रोपोर्शन बना रहे हैं, और 2 और 3 जो है वो भी आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ये वाला रूल यूज करते हैं कि फर्ज करें एरो मेथड के जरिए हम चेक कर लेते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ हमने बना लिया, तो जो क्वांटिटी 1 और 3 है ये इन्वर्स है, तो ये अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी अगर इसमें इंक्रीज आ रहा है तो इसमें डिक्रीज आ जाएगा, अगर इसमें डिक्रीज आ रहा है इसमें इंक्रीज आ जाएगा। तो ये इन्वर्स है, इसलिए ये नीचे से अगर ऊपर एरो बनाया तो इसको ऊपर से नीचे एरो बना दिया। इसी तरह बी क्वांटिटी 2 और 3 जो है ये भी आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो ये अगर नीचे से ऊपर की तरफ एरो जा रहा है तो ये भी ऊपर से नीचे की तरफ एरो आ जाएगा। यानी इसमें इंक्रीज आया तो इसमें डिक्रीज आया, इसमें डिक्रीज आया तो इसमें इंक्रीज आ जाएगा। ये आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन बना रहे हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा कि फ़र्ज़ करें एक्स बाय सी अगर हम लोग ले लें, इसको टेल और हेड इस तरह कर लें, तो ये भी टेल और हेड बन जाएगा, यानी ए बाय डी मल्टीप्लाई ये भी टेल और हेड बन जाएगा बी बाय ई, यानी ये हमारे पास बन जाएगा। या इसको अगर आप इस तरह लिख लें कि सी बाय एक्स कर लें, हेड और टेल कर लें, तो ये भी हेड और टेल हो जाएंगे, यानी डी बाय ए हो जाएगा, और इस तरह ये भी हेड और टेल हो जाएगा, ई बाय बी हो जाएगा। और अगर फ़र्ज़ करें इस तरह हम ले लें कि ए और सी को आपस में कंपैरिजन कर लें, यानी ए बाय डी अगर है तो ये क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा, इसके लिए एक्स बाय सी हो जाएगा। इसी तरह एंड अगर इसको हम ले लें बी बाय ई ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स है, एक्स बाय सी बन जाएगा। तो ये दोनों जो हैं ये आपस में हम बराबर ले लेंगे, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इससे हम हमारे पास यही फार्मूला आ जाएगा। चाहे आप लोग एक्स बाय सी और बी बाई ए बाई डी करते हैं या उलट लिखते हैं। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें हम लोग इन दोनों को इस तरह लिख लें कि ए और डी ले लें, इसी तरह कंपेयर कर लें इसको सी और एक्स के साथ, और दूसरी तरफ हम लोग क्या कर लें, बी और ई लेके इन दोनों को कंपेयर कर लें सी और एक्स के साथ। तो ये दोनों इन्वर्स हैं, आपस में आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये दोनों आपस में इन्वर्स हैं इसलिए आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इससे आ जाएगा ए मल्टीप्लाई सी, और इससे आ जाएगा डी मल्टीप्लाई एक्स। इसी तरह इससे क्या आ जाएगा, बी मल्टीप्लाई सी, और इससे क्या आ जाएगा, ई मल्टीप्लाई एक्स। तो ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में, यानी इसको और इसको ज़रब देके इसको बराबर ले लेना है, इसको इसको ज़रब देके इसके बराबर ले लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा
ए और बी को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करना है, इससे ये किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के, और इस तरह बी मल्टीप्लाई ई करके ये बराबर आ जाएगा सी के। तो हमारे पास यही फार्मूला फिर से आ जाता है। फर्ज करें ये जो चारों केसेस अभी हमने पढ़ लिए हैं, इसको अगर हम शॉर्टकट तरीके में समझना चाहें, इसका मैं अगर खुलासा निकाल के देना चाहूँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्ज करें हमारे पास तीन क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटी 1 2 3, यानी ए बी सी डी एक्स। तो एक्स जो होती है अननोन वैल्यू, इसको हम क्या करते हैं, अननोन वैल्यू या क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, एट द एंड पे रख लेते हैं, और इसको इन बाकी एक 1 और 2 के साथ देखते हैं। तो केस 1 में हमने पढ़ा था कि क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 ये दोनों अगर क्वांटिटी 3 के साथ डायरेक्ट हों, यानी डायरेक्ट डायरेक्ट क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 ये दोनों डायरेक्ट हों क्वांटिटी 3 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, क्वांटिटी 1 ये आ जाएगा क्वांटिटी 3 के साथ डायरेक्ट, और क्वांटिटी 2 जो है ये भी आ जाएगा क्वांटिटी 3 के साथ डायरेक्ट। तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, एरोटेल हमने पढ़ लिया था कि अगर ये इस तरह है तो ये भी आपस में नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएंगे। यानी अगर हम लोग फर्ज करें एक्स और सी अगर हम ले लें, मतलब टेल और हेड ले लें, तो ये आ जाएगा एक्स बाय सी इज इक्वल टू, ये भी डायरेक्ट हैं तो ये भी आ जाएंगे डी बाय ए मल्टीप्लाई, ये भी डायरेक्ट है तो ये आ जाएगा ई बाय बी। या इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, अगर हम लोग ऊपर से नीचे लें सी बाय एक्स इज इक्वल टू, तो ये भी ऊपर से नीचे आ जाएगा ए बाय डी मल्टीप्लाई, ये भी ऊपर से नीचे आ जाएगा बी बाय ई। इसी तरह अगर हम लोग केस 2 को देखें, केस 2 हमारे पास था डायरेक्ट और इनवर्स, यानी क्वांटिटी 1 जो थी वो 3 के साथ डायरेक्ट थी, और जो क्वांटिटी 2 थी वो 3 के साथ इनवर्स थी। तो इससे क्या बनता है, क्वांटिटी 1 डायरेक्ट थी क्वांटिटी 3 के साथ, और क्वांटिटी 2 जो है वो इनवर्स थी, यानी अब इसको 1/q कर लेंगे, यानी इसको उलट कर दिया हमने, 3 के साथ इनवर्स कर दिया है। तो ये इनवर्स थी क्वांटिटी 2, इनवर्स थी क्वांटिटी 3 के साथ, तो इसको हमने आपस में उल्टा लिख दिया। तो इससे हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, यही होगा अगर हम देख लें, तो एक्स और सी अगर हम लिख लें, एक्स बाय सी इज इक्वल टू क्वांटिटी 1 इसके साथ डायरेक्ट थी, तो इसको हम लोग डी बाय ए इसी तरह लिख लेंगे, क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया तो ये भी नीचे से ऊपर जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, ये इनवर्स है तो ये नीचे से अगर ऊपर गया तो इस क्वांटिटी 2 को ऊपर से नीचे लेंगे, यानी बी बाय ई कर देंगे। या अगर इसको हम लोग उलट लिखें, हेड और टेल लिखें, तो सी बाय एक्स अगर हम कर दें ऊपर से नीचे, तो ये डायरेक्ट है तो ये भी ऊपर से नीचे आ जाएगा, ए बाय डी बना लेगा, और ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स है इस क्वांटिटी 3 के साथ, तो इसको नीचे से ऊपर हम लोग लिख लेंगे। इस तरह केस 3 हमने पढ़ा था इन्वर्स और डायरेक्ट। यानी क्वांटिटी 1 इन्वर्स थी 3 के साथ, और क्वांटिटी 2 जो थी वो डायरेक्ट थी क्वांटिटी 3 के साथ। यानी क्या मतलब, क्वांटिटी 1 इन्वर्स थी क्वांटिटी 3 के साथ, और क्वांटिटी 2 जो थी वो डायरेक्ट थी क्वांटिटी 3 के साथ। तो इससे हम लोगों ने क्या वो करना है, फार्मूला बनता है हमारा कि अगर इसको हम लोग एक्स और सी लेते हैं, एक्स और सी लेते हैं, इस दफ़ा 1 जो है 3 के साथ इन्वर्स है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी ये नीचे से ऊपर गया तो ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये जो थी ये इसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बना रहा है, तो ये अगर नीचे से ऊपर ले तो ये भी नीचे से
ऊपर ही लोग देंगे। या अगर हम इस तरह कर लें कि सी और एक्स कर लें तो ये बराबर हो जाएगा, ये इन्वर्स बना रहा था 3 के साथ, तो वो ये क्वांटिटी 3 जो है ऊपर से नीचे लिए तो इसको नीचे से ऊपर ले लेंगे, डी बाय ए कर लेंगे। और इसी तरह इसको हम लोग क्या कर लेंगे, उलट कर देंगे, बी बाय ई आ जाएगा, क्योंकि ये भी ऊपर से नीचे आया तो ये भी ऊपर से नीचे आ जाएगा, डायरेक्ट बना लेगा। इसी तरह लास्ट जो हमने केस पढ़ा था वो क्या था, इनवर्स इनवर्स, यानी क्वांटिटी 1 जो थी वो भी 3 के साथ इनवर्स थी और क्वांटिटी 2 जो थी वो भी 3 के साथ इनवर्स थी। यानी क्वांटिटी 1 ये भी क्वांटिटी 3 के साथ इनवर्स थी और क्वांटिटी 2 जो है ये भी क्वांटिटी 3 के साथ इनवर्स थी। तो इससे क्या फार्मूला बनता है, फर्ज करें अगर इसको हम लोग एक्स और सी लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर गया तो ये इनवर्स था, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। और ये क्वांटिटी 2 जो है ये भी इसके साथ इनवर्स थी तो ये भी ऊपर से नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये नीचे से ऊपर लिया है। इसी तरह अगर हम लोग ऊपर से नीचे ले लें यानी सी बाय एक्स करना है तो जो क्वांटिटी 1 है ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर नीचे से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्स है आपस में। ये बना रहेगा डी बाय ए मल्टीप्लाई, ये भी नीचे से ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये भी इसके साथ इन्वर्स है, ये भी ई बाय बी बना लेगा। तो ये था हमारा कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो इसके साथ एक दो छोटे टॉपिक्स और हैं, पार्टनरशिप और इनहेरिटेंस। तो चलते हैं ये दोनों टॉपिक्स भी देख लेते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप इज अ बिजनेस इन विच 2 or more than 2 individual called partners establish and manage a business. All partners share their profit or loss of business according to their shares. यानी पार्टनरशिप या शराकतदारी एक बिजनेस है, एक कारोबार है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग, जिसे हम पार्टनर्स भी कहते हैं, अपने रिसोर्सेज को, अपने वसाइल को कंबाइन करते हैं, एक जगह जमा करते हैं एक कारोबार को बनाने के लिए या मैनेज करने के लिए। और इन सब के दरमियान एक डीड लिखी जाती है, एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसमें वो सब पार्टनर एग्री होते हैं शेयर करने के लिए इस कारोबार के रिस्क्स को, प्रॉफिट्स को और लॉसेस को अपने अपने शेयर या हिस्से के मुताबिक। और जिस पार्टनर का जितना शेयर या हिस्सा होता है उस कारोबार में उसको उसी हिसाब से प्रॉफिट भी मिलता है और नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये था पार्टनरशिप। इसके साथ एक और छोटा सा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इसके बाद इनहेरिटेंस क्या होता है, इट इज द एक्ट ऑफ गिविंग एनी प्रॉपर्टी और शेयर अपॉन डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी ये एक एक्ट होता है, ये एक तरीका है किस चीज़ का, गिविंग एनी प्रॉपर्टी और शेयर, यानी कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी शेयर्स वगैरह दिए जाते हैं अपॉन डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी किसी एक आदमी के, शख्स के, किसी औरत के मरने पे जो बाकी वो वरसा को आप लोग, यानी किसी एक इंडिविजुअल के, किसी एक शख्स के फौत होने पे जो प्रॉपर्टी या शेयर्स वगैरह मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस, यानी विरासत जो हम लोग कहते हैं। द मनी प्रॉपर्टी और एसेट दैट समवन रिसीव फ्रॉम पर्सन हु हैज डाइड, या हम इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मनी प्रॉपर्टी या एसेट्स दैट समवन रिसीव फ्रॉम पर्सन हु हैज डाइड, यानी किसी को उस शख्स से मिले जो कि मर रहा हो। यानी कोई शख्स मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी, मनी या एसेट्स वगैरह जो हैं वो किसी को सपोर्ट कर दे, किसी को दे दे, अपने वरसा को, उसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। दिस मनी प्रॉपर्टी और assets is to be shared among his higher,
यानी ये जो प्रॉपर्टी जो मनी होती है ये एसेट्स वगैरह ये क्या होते हैं, शेयर्ड होते हैं। इसमें हिस्से होते हैं, इनको तकसीम किया जाता है किसमें, हिज हायर, उसके जो बीवी बच्चे हैं उनमें, इंक्लूडिंग अ विडो, उसकी जो बेवा होगी, डॉटर्स, उसकी जो बेटियां होंगी, एंड सन्स, और उसके जितने भी बेटे होंगे, उन सब में इसकी प्रॉपर्टी मनी या एसेट्स वगैरह को शेयर किया जाएगा। In such a way that widow gets 1/8 of the property, यानी किस तरीके से जो उसकी विडो है उसको क्या मिलेगा, 1/8 ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी जो टोटल जायदाद है उसका 8वां हिस्सा मिलेगा मुकम्मल टोटल जायदाद में से। एंड द डॉटर गेट्स हाफ ऑफ सन्स शेयर, और जो बेटियां होंगी उनको बेटों के आधा हिस्सा मिलेगा, यानी अगर बेटों को 2 हिस्सा मिला तो बेटियों को 1 हिस्सा मिलेगा। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। किसी भी पॉइंट या किसी भी टॉपिक की आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ में हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।